नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ आपको बता दें कि बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी है। चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में यह बैठक होगी, जिसमें शाम को 4 बजे मुख्यमंत्री आवास पर बैठक का आयोजन किया गया है। विधायक नए प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ का स्वागत करेंगे। विधायक दल की बैठक में बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के चर्चा होगी। सभी विधायकों के साथ कई मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की, आज बैठकों का दौर चलने वाला है हरियाणा में, क्योंकि बीजेपी विधायक दल की बैठक है और दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक है। तो सबसे पहले बात बीजेपी विधायक दल की बैठक की, कई मुद्दों को लेकर के बातचीत होगी, क्योंकि बड़ौदा के उपचुनाव भी हैं और पार्टी आखिरकार किस तरह से इसमें आगे बढ़ेगी, क्या कुछ फैसला होगा, ये तमाम बातें हैं। और वहीं नए प्रदेशाध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है हरियाणा में। ओपी धनखड़ इस बैठक में मौजूद होंगे, उनका स्वागत विधायक करेंगे। साथ ही साथ नए प्रदेशाध्यक्ष विधायकों से मुखातिब होंगे, उनसे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विधायक दल की बैठक में तमाम बीजेपी के विधायक मौजूद होंगे। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के चर्चा होनी है इस बैठक में। महत्वपूर्ण तौर पर आखिरकार किस तरह से चुनाव जीता जाए, एक ठोस रणनीति क्या हो, ये तमाम मसले हैं जिन पर बातचीत होगी। सूबे के मौजूदा हालात को लेकर के भी बातचीत होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारे संवाददाता का रुख करते हैं। चंडीगढ़ से विपिन परमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, आज सूबे में बैठकों का दौर चलेगा, लेकिन बीजेपी के खेमे की हम बात करें तो विधायक दल की आज बैठक है, क्या कुछ इस बैठक में होने जा रहा है? होता है तो उस परिवर्तन के साथ तमाम लोगों को ये व्यवस्थित करने की या उनको ये जानकारी देने की प्रयास किया जाता है कि अब नया व्यक्ति आया है तो ऐसे में नई व्यवस्थाएं, नई तरह की चीज़ों के साथ जो है संगठन जो है वो आगे बढ़ेगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की ओर से ओम प्रकाश धनखड़ को जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की कमान जो है वो सौंपी गई है। अब ओम प्रकाश धनखड़ जो है वो सीधे तौर पर, जब कल इंडिया न्यूज़ हरियाणा ने उनके साथ जो है बातचीत की थी तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि उनके 3 मोटिव रहेंगे। ऐसे में सबसे पहला मोटिव ये रहेगा कि हर कार्यकर्ता के लिए काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता, और साथ ही साथ तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण मोटिव ये रहेगा कि जनता के लिए हर कार्यकर्ता जो है उसकी उपलब्धता जो है वो होनी चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने इशारा ये भी किया था कि वो टीम बनाना जानते हैं, तो ऐसे में संगठनात्मक बदलाव जो है, जो ढांचा है उसमें परिवर्तन को भी जो है आने वाले दिनों में जो है मंजूरियां देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि कल ही महामंत्रियों की बैठक उनके द्वारा कॉल की गई थी। और आज एक औपचारिक, अगर बात करें औपचारिकता जो रहती है कि नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, तो ऐसे में तमाम विधायकों के साथ, क्योंकि ओम प्रकाश धनखड़ कोई पहचान के मोहताज नहीं है, पहले भी संगठन का और विद्यार्थी परिषद जीवन से जो है राजनीति से जुड़े, और उसके बाद अगर बात करें संगठन के अलग अलग भूमिकाएं उनके द्वारा निभाई गई, और पिछली सरकार की अगर बात करें तो पूर्व कृषि मंत्री थे। तो ऐसी परिस्थितियों में तमाम लोग उन्हें जानते हैं, लेकिन एक इंडक्शन होती है, एक इंट्रोडक्शन होता है, वो एक प्रोसेस रहता है। और जाहिर सी बात है, जब नया प्रदेश अध्यक्ष आता है तो सरकार और संगठन दोनों का तालमेल किस तरह से बिठाकर जो है वो काम करने हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं जिनको लेकर, क्योंकि अमूमन कार्यकर्ता जो है वो प्रदेश अध्यक्ष के पास आकर जो है तमाम चीज़ें बताता है, सरकार से जुड़े तमाम मुद्दे जो है, क्योंकि कार्यकर्ता जनता के बीच में रहता है, तो ऐसे में सरकार की जो खामियां हैं, यहाँ पर कमियां हैं, उनको कार्यकर्ता जो है वो संगठन तक पहुंचाने का काम करता है, ताकि उनको सही कर कर अगले चुनाव तक जाया जा सके। तो ऐसी परिस्थितियों में बड़ौदा उपचुनाव भी है। ऐसी परिस्थितियों में क्या कुछ चेंजेस किए जाने हैं, किस तरह से संगठनात्मक ढांचे का इस्तेमाल करते हुए, कार्यकर्ताओं को एक्टिव करते हुए जो है सरकार की मदद के साथ जो है जो काम पेंडिंग पड़े हैं या फिर जो लंबित काम पड़े हैं उनको करवाने का काम किया जाएगा। और इसी के साथ साथ अगर बात करें, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का काम किया जाएगा, क्योंकि 2019 के नतीजों के बाद अगर बात करें, क्योंकि जिस तरह से 75 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी लेकर चली थी, उस नारे तक तो नहीं पहुंच पाई, लेकिन लाजमी सी बात है कि कहीं ना कहीं वो परिस्थितियां एक बार फिर से उसी तरह से, जिस तरह से 2014 के परिणाम आए थे, उस तरह से भाजपा को पहुंचाया जाए। क्योंकि 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी की परिस्थितियां ऐसी थी कि जो चुनाव लड़ा जाता था उस पर इक्का दुक्का सीट पर ही भारतीय जनता पार्टी जो है वो विजयी रहा करती थी। लेकिन अब परिवर्तन हुआ 2014 के बाद, लेकिन ग्राफ जो है 2019 में गिरा पार्टी का। अब
कहीं ना कहीं अगर बात करें कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का और किस तरह से उन्होंने जिस तरह से नए प्रदेश अध्यक्ष का कहना था कि सोशल मीडिया और युवाओं का साथ लेकर, युवाओं को तरजीह देकर जो है किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा, इसको लेकर खाका तैयार किया जाएगा। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक बुलाई गई है। तमाम विधायक बीजेपी के जो है बिल्कुल विपिन, लगातार हम नजर बनाए हुए हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। फिर से मैं आपका रुख करूंगा, उससे पहले एक बड़ी खबर से रूबरू करवा दें हमारे दर्शकों को। एक और बड़ी खबर है, आपको बता दें कि महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त की, चंडीगढ़ में आज कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में यह बैठक होगी और कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायकों के साथ हुड्डा चर्चा करते हुए नजर आएंगे। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के रणनीति में बनाई जाएगी। कांग्रेस के सामने इस वक्त चुनौतियां काफी हैं। एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं विपिन का। लगातार विपिन हमारे साथ बने हुए हैं। विपिन, आज चूंकि बीजेपी की विधायक दल की बैठक के साथ साथ हम जिक्र कर रहे थे कि कांग्रेस विधायक दल की भी आज बैठक होनी है। क्या चुनौतियां कांग्रेस पार्टी के सामने, चूंकि बड़ौदा का उपचुनाव भी है, क्या कुछ चर्चा आज इस बैठक में होगी? देखिए, बड़ौदा उपचुनाव की अगर बात करें तो तमाम राजनीतिक दलों के लिए जो प्रदेश की सियासत से वास्ता रखते हैं, उनके लिए ये साख का चुनाव है। और कांग्रेस के लिए साख का चुनाव सबसे ज़्यादा इसलिए हो जाता है क्योंकि कांग्रेस के पास 2019 में ये सीट थी। ऐसे में बाई इलेक्शंस को लेकर अगर बात करें तो बाई इलेक्शंस की तैयारियों में तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो इनडायरेक्ट, क्योंकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया रहती है जिसमें आपको पहले दिन से ही मैदान जंग में जो है वो उतरना पड़ता है और तमाम लोगों के बीच में वो तमाम चीज़ें रखनी होती है, तमाम मुद्दे रखने होते हैं, तमाम नीतियाँ बतानी होती हैं ताकि जनता आपके पक्ष में वोट करे। लेकिन फिलहाल की बात करें, अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, तो ऐसे में इसे साख का चुनाव ज़रूर कहा जा सकता है। और ऐसे में साख की सियासत जब आती है तो आप अपना दम खम तमाम चीज़ें जो है उसमें जान झोंकने का काम करते हैं और यही काम जो है तमाम राजनीतिक दलों की ओर से हिम्मत किया जा रहा है। कांग्रेस की बात करें, आज एक बार फिर से अगर बात करें विधायक दल की बैठक, इसे प्रॉपर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, विधानसभा में कुछ विधायक जो कि कमेटियों का हिस्सा हैं वो आज चंडीगढ़ में जरूर मौजूद रहेंगे। उनके साथ मंत्रणा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो नजर आएंगे। ऐसे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी कुछ विधायकों को जोड़ा जाएगा। ऐसे में कांग्रेस किस तरह से क्या कुछ कार्यकर्ताओं के बीच में लेकर जाएगी, क्या कुछ केटर करना है, किन मुद्दों को जनता के बीच में रखना है, क्योंकि बड़ौदा कांग्रेस की सीट रही। ऐसे में अब कांग्रेस एक बार फिर से अगर बात करें बाई इलेक्शन की तैयारी में जुटी हुई है और इसी को लेकर लगातार अगर बात करें पिछले महीने भी कांग्रेस के द्वारा जो है विधायक दल की बैठक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा की गई थी। अब नेता प्रतिपक्ष और भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार फिर से आज जो है जो विधायक यहाँ पर मौजूद प्रत्यक्ष रूप पर मौजूद रहेंगे उनसे बात करेंगे और साथ ही साथ कुछ विधायक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी इस बैठक में जो है जुड़ेंगे। जी बिल्कुल विपिन, लेकिन चूंकि कांग्रेस की सीट रही है बड़ौदा उपचुनाव और इसे लेकर के आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी अब राजनीतिक दलों में शुरू हो गया है। इनेलो तो लगातार जो है वो जनता के बीच में भी जा रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के तौर पर अगर हम देखें तो एक रणनीति बनाने की कोशिश जरूर होगी कि आखिरकार कैसे इस सीट को बरकरार रखा जाए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए, और लगातार नजर बनाए हुए इन दोनों बैठकों को लेकर के हम आपको लगातार अपडेट करेंगे। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ेंगे। हरियाणा बोर्ड के नतीजे आज घोषित होंगे और ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी विद्यार्थियों के लिए है क्योंकि दोपहर को 1 बजे 12वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है bseh.org.in पर ये परिणाम देख सकते हैं विद्यार्थी। और इस बार 2,32,157 छात्रों ने परीक्षाएं दी थी, जिनका बेसब्री से अब इस बात को इंतजार है कि आखिर रिजल्ट कब घोषित होंगे। 4 से 31 मार्च के बीच ये जो आयोजन किया गया था परीक्षाओं का, हरियाणा बोर्ड के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। तो लाखों विद्यार्थियों को बोर्ड के परिणाम का इंतजार होगा और हमारे साथ सहयोगी रवि जांगड़ा जुड़ रहे हैं, उनका करेंगे। लेकिन पहले हम बता दें कि आज जो है वो बोर्ड के परिणाम घोषित हो जाएंगे 12वीं कक्षा के। रवि का रुख कर लेते हैं। रवि, क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि लाखों विद्यार्थियों को इंतजार कि 12वीं की परीक्षाएं कब आखिरकार उनके रिजल्ट घोषित होंगे, तो आज ये रिजल्ट घोषित होने जा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि सीबीएसई अपने नतीजे घोषित कर चुका है और इससे पहले की अगर बात करूं 10 जुलाई को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा 10वीं की यानी सेकेंडरी के जो परीक्षाएं हुई थी उसका परीक्षा परिणाम घोषित किया गया था। प्रत्याशित तरीके से परीक्षा परिणाम हालांकि सीबीएसई से पहले भी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा घोषित किया गया था। और उसके बाद अगर बात की जाए हेमंत, 17 तारीख को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की सेकेंडरी की ओपन परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया था और उसके बाद आज
पूरी तरह से अगर बात की जाए, विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा बाद दोपहर जो परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा, 2,32,000 से ज्यादा परीक्षार्थियों के द्वारा 12वीं की हरियाणा में परीक्षा दी गई थी। हालांकि जिस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश थे कि किस तरह से परीक्षा परिणाम को तैयार किया जाना है, क्योंकि कई सारे विद्यार्थी ऐसे हैं, 2,32,000 विद्यार्थियों में से जिनकी महज एक परीक्षा हुई थी, जिनकी महज 2 परीक्षाएं हुई हैं। ऐसे में एवरेज बेस पर उनका परीक्षा परिणाम किस तरह से निकाला जाएगा, एक बड़ी चुनौती हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के समक्ष है। लेकिन आज परीक्षा परिणाम जो है बाद दोपहर जारी किए जाएंगे। किस तरह से, हालांकि जो कयास लगाए जा रहे हैं कि विद्यालय शिक्षा बोर्ड के इस बार के परीक्षा परिणाम, क्योंकि कोरोना पेंडेमिक की वजह से जो है कुछ परीक्षाएं नहीं हो पाई थी, और अधिकांश परीक्षाओं का अगर जिक्र किया जाए, 12वीं की परीक्षाएं तो अधिकांश नहीं हो पाई थी। इस वजह से कहीं न कहीं विद्यालय शिक्षा बोर्ड भी पशोपेश की स्थिति में था। उच्च न्यायालय और उसके बाद अगर बात की जाए, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इंटरवीन करना पड़ा था पूरे मामले में जब याचिकाएं दायर की गई थी। उसके बाद निर्देशित किया गया विद्यालय शिक्षा बोर्ड को, सीबीएसई को, कि किस तरह से नतीजे तैयार किए जाने, एवरेज बेस पर नतीजे आएंगे। हालांकि विद्यार्थियों को अच्छा खासा इंतजार है, क्योंकि 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद ही वो दूसरी परीक्षाओं में, चाहे कॉलेज की बात करें, यूनिवर्सिटीज की बात करें, उनमें प्रवेश उनको लेना होता है। नीट का एग्जाम भी होता है, जेईई का भी एग्जाम होता है। तमाम एग्जाम जो है 12वीं जिनका बेस है उसके बाद ये एग्जाम होते हैं। तो कहीं न कहीं विद्यार्थी काफी उत्सुक हैं। बाद दोपहर विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा नतीजे घोषित किए जाएंगे। 2,32,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, और इन परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम आज विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा घोषित किया जाएगा। उसके बाद विद्यालय शिक्षा बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट्स पर जो तमाम विद्यार्थी हैं वो अपने परीक्षा परिणाम देख सकते हैं। हेमंत, बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। और लगातार नजर बनाए हुए हैं, आखिरकार जो परिणाम घोषित हो रहा है उसे लेकर के आपको अपडेट भी देंगे। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। रेवाड़ी और धारूहेड़ा में बंद का दूसरा दिन आज है, और कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण के चलते इस बंद को कॉल किया गया था। चिकित्सा, ग्रोसरी, सब्जी, फल की दुकानों को छोड़कर के बाकी सब कुछ आज भी बंद है। बाजार और संक्रमित घरों को सैनिटाइज किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां शहर में सैनिटाइजेशन का काम कर रही है, ताकि लोगों को इस महामारी के प्रकोप से बचाया जा सके। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश भर में जिस तरह से संक्रमण के मामले फैल रहे हैं, हरियाणा सरकार उसे देखते हुए लगातार सतर्क नजर आ रही है। मेडिकल डिपार्टमेंट यानी कि जो चिकित्सा महकमा है उसकी ओर से ये एहतियात बरते जा रहे हैं, और यहाँ पर आज दूसरा दिन है बंद का, और लगातार आज भी बंद देखा जाएगा। जो लोग इस बंद को नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। तो आप सतर्क रहें, अपने घरों पर रहें। ज्यादा जानकारी के साथ श्याम बाटला हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, आज दूसरा दिन है, किस तरह से बंद का असर रेवाड़ी और धारूहेड़ा में देखा जा रहा है? हेमंत, देखिए, जिस तरीके से लगातार रेवाड़ी के अंदर कोरोना संक्रमित के केस बढ़ रहे हैं, और इन्हीं को देखते हुए इसी के मद्देनजर जो है जिला प्रशासन ने 2 दिन के बंद का आह्वान किया था। कल भी बाजार पूरी तरीके से बंद रहे, और आज भी बाजार पूरी तरीके से बंद रहे। और इस बंद के दौरान रेवाड़ी और धारूहेड़ा जो कि औद्योगिक कस्बा है, और सबसे ज्यादा केसेस अभी तक धारूहेड़ा के अंदर ही आया है, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा लेबर तबका रहता है, और ऐसे में वहां केस बढ़ना ज्यादा स्वाभाविक है, क्योंकि वो लोग ज्यादा केयर नहीं कर पाते, अपनी केयर नहीं कर पाते। मजदूर लोग हैं, ना तो मास्क का यूज करते हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जानते हैं। तो ऐसे में वहां लगातार केस बढ़ रहे हैं, और इन दोनों जगह पर लगातार केसों को बढ़ते हुए 2 दिन का बंद रखा गया। आज भी पूर्ण रूप से बंद है, लेकिन जो आवश्यक सेवाएं हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, चिकित्सा के काम है, वो सभी निर्बाध रूप से पहले की तरह चलेंगे। लेकिन निजी ऑफिस, सरकारी ऑफिस वो बिल्कुल एकदम खुले रहेंगे। इंडस्ट्रीज पर भी ये निर्देश बिल्कुल लागू नहीं होंगे। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया श्याम तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि लोगों से अपील यही है कि लोग अपने घरों में रहें और इस बंद का पूरी तरह से पालन करें, ताकि कोरोना पर जो है वो लगाम लगाई जा सके। फिलहाल यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक में उस पार आप देखिए 25 बड़ी